और इस समय कार में सवार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया इन तस्वीरों के बारे में बात कर रही है और आज हमें पूरा यकीन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अभी इन तस्वीरों को शायद देख रहे होंगे। उनकी भी नजर होगी आज इस बैठक पर और कैसे दो दोस्त एक ही गाड़ी में बैठकर खुश नजर आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया आज देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती इस कार से एक नई रफ्तार पकड़ रही है और पिछले 4 महीनों में यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठे हैं। आज ये दोनों नेता एक ही कार में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के सरकारी आवास पर भी पहुंचे। ये 1 सितंबर 2025 की तस्वीर है जो आप अभी देख रहे हैं और ये आज की तस्वीर है नई दिल्ली की। आपको याद होगा इससे पहले चीन में हुए एससीओ समिट के दौरान भी राष्ट्रपति पुतिन की कार में प्रधानमंत्री मोदी ने सफर किया था और उसी कार में बैठकर करीब 45 मिनट तक ये दोनों नेता बातचीत करते रहे थे। तो डिप्लोमेसी जो होती है, दोस्ती जो होती है, वो अब नए आयाम पर पहुंच रही है। और आजकल आपने देखा होगा जो पक्के मित्र होते हैं या जब आपको अपने संबंध पूरी दुनिया को दिखाने होते हैं तो अक्सर दो बड़े नेता एक ही गाड़ी में बैठकर जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात आज अब से थोड़ी देर पहले एक प्राइवेट डिनर से शुरू हुई है जो प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक निवास 7 नंबर लोक कल्याण मार्ग पर इस समय हो रहा है। किसी भी दोस्ती को सच्ची दोस्ती तभी माना जाता है जब आप अपने दोस्त को खाने पर अपने घर बुलाते हैं और दोनों दोस्त मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। और इसी तरह से कूटनीति में इस प्रकार के प्राइवेट डिनर्स को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब दो देशों के रिश्तों में भरोसा बहुत ज्यादा होता है तो बातचीत की शुरुआत अक्सर इस प्रकार के एक प्राइवेट डिनर से या लंच से ही होती है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दोस्त राष्ट्रपति पुतिन को प्राइवेट डिनर पर बुलाकर यह संदेश दिया है कि उनकी दोस्ती सिर्फ औपचारिकताओं से बंधी हुई नहीं है। इन दोनों नेताओं की इस डिनर डिप्लोमेसी का एक बहुत गहरा मतलब है और दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत बातचीत की शुरुआत आज यहीं से हो रही है। प्राइवेट डिनर असल में कूटनीति के एक बोर्ड रूम की तरह होता है जहां सिर्फ खाने का स्वाद नहीं लिया जाता बल्कि खाने की खुशबू के बीच आपसी रिश्तों को भी पकाया जाता है और बड़े बड़े मसलों का हल वहीं खाने के टेबल पर बैठकर निकाल लिया जाता है। इसलिए कूटनीति में प्राइवेट डिनर को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत निजी और बहुत ही निर्णायक मीटिंग कहा जाता है। वर्ष 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए थे उस समय भी राष्ट्रपति पुतिन ने उनके लिए एक प्राइवेट डिनर का आयोजन किया था और दोनों नेता ये समझते हैं कि दोस्ती की बहुत सारी बातें कैमरे और प्रोटोकॉल के बीच नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं और दोनों नेता पहले से ही इस प्राइवेट डिनर के दौरान सभी संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत शायद कर लेंगे और कल की बैठक के लिए एक ग्राउंड वर्क भी तैयार आज ही ये दोनों नेता कर सकते हैं। इन दोनों के बीच ये डिनर सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं बल्कि ये भारत और रशिया के बीच रिश्तों की गहराई और रणनीतिक महत्व का भी संदेश है। ये दोनों नेता अब तक इन वार्षिक शिखर सम्मेलनों में 8 बार मिल चुके हैं और कल उनकी ये 9वीं मुलाकात होगी भारत रूस शिखर सम्मेलन में। और मोदी और पुतिन ऐसे दो बड़े नेता हैं जो दुनिया की 160 करोड़ से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि हैं। 160 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्रतिनिधि हैं और दोनों देशों में दुनिया की 2 सबसे ताकतवर सेनाएं हैं। इसलिए इस मुलाकात और उसके नतीजों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अब जरा इस दोस्ती को और डिकोड करते हैं और आपको बताते हैं कि इन दोनों में कितनी सारी समानताएं हैं। हमने आज इस पूरी कवरेज का नाम 2 धुरंधर क्यों रखा? क्योंकि ये 2 बहुत ही धुरंधर नेता हैं और इनमें बहुत सारी समानताएं हैं। राष्ट्रपति पुतिन की उम्र है 73 वर्ष और प्रधानमंत्री मोदी हैं 75 वर्ष के। तो दोनों की जो उम्र है वो लगभग बराबर है। दोनों समकालीन हैं, दोनों ने बराबर दुनिया देखी है और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही बड़े लोकप्रिय नेता हैं और अपने अपने देशों में बहुत लंबे समय से
ये शासन करते आ रहे हैं। एक और खास बात इनकी है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पश्चिमी देशों का मीडिया लगातार एक नैरेटिव चलाता आ रहा है 2014 से। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन दोनों पर संविधान, लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप लगाए जाते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के बारे में भी यही है। वो जब से शासन कर रहे हैं, पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देश उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रशिया को बहुत पीछे धकेल दिया है। कई लोग कहते हैं कि रशिया में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कई लोग यह आरोप लगाते हैं कि रशिया के जो चुनाव हैं वो फेयर नहीं है और राष्ट्रपति पुतिन जो हैं उनके जो शासन के तौर तरीके हैं वो भी ठीक नहीं है। यानी अगर आप दोनों नेताओं को देखेंगे तो दोनों नेता इस तरह के प्रोपेगेंडा के शिकार रहे हैं। दोनों नेताओं पर पश्चिमी देशों ने, पश्चिमी मीडिया ने बड़ा हमला किया है और लगातार इन्हें कमजोर करने की कोशिश की है। लेकिन ये दोनों ही इस तमाम नैरेटिव के बावजूद जबरदस्त तरीके से मजबूत होते चले गए और इन्हें इनके देश में कोई हिला नहीं पाया। सच्चाई यह है कि मोदी और पुतिन दोनों ही अपने अपने देश में आज सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेता हैं। इन दोनों लीडर्स के साथ जनता का जबरदस्त समर्थन है, चाहे पुतिन के साथ रशिया की जनता हो या प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत की जनता हो। और दोनों नेताओं की राजनीतिक ताकत, उनके फैसले लेने की क्षमता और राष्ट्रवाद ने उन्हें एक बहुत ही प्रभावशाली नेता बनाया है। एक और खास बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आए भारत में 2014 में, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने राष्ट्रवाद को पूरे दुनिया में, भारत के लोगों में राष्ट्रवाद का प्रचार और प्रसार किया। और यही बात राष्ट्रपति पुतिन पर लागू होती है। वो भी राष्ट्रवाद में बहुत विश्वास करने वाले नेता हैं। और जब से ये दोनों नेता आए हैं, रशिया हो या भारत, राष्ट्रवाद की एक लहर दोनों ही देशों में चल पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देश अक्सर रशिया के खिलाफ नैरेटिव बनाने में यूक्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं और भारत के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां भी एक समानता है। आप देखिए, पश्चिमी मीडिया ने पुतिन के भारत पहुंचने से पहले ही अपनी रिपोर्टिंग शुरू कर दी है और उनका कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी में एक मेजर पावर पार्टनर दिख रहा है। उन्होंने लिखा है कि भारत और रशिया की दोस्ती देखने के बाद ज्यादातर पश्चिमी देशों को ऐसा लग रहा है जैसे पुतिन को अलग थलग करने की जो कोशिश है वो फेल हो रही है। सोचिए, पश्चिमी देशों ने रशिया पर इतने सारे प्रतिबंध लगा दिए, अमेरिका ने भारत पर इतने सारे टैरिफ लगा दिए और आज जब इनकी मुलाकात हो रही है तो डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े ध्यान से ये सब देख रहे होंगे। तो एक बड़ी बात यह है कि पश्चिमी देशों ने भारत को भी रोकने की बहुत कोशिश की। भारत पर भी न जाने कितने सारे सैंक्शंस इससे पहले लग चुके हैं पश्चिमी देशों द्वारा। जब हमने अपना परमाणु परीक्षण किया था उसके बाद पश्चिमी देशों ने कितने सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए थे। इसी प्रकार से आजकल पश्चिमी देशों ने रशिया के ऊपर हजारों सैंक्शंस लगा रखे हैं। उन्होंने भारत को भी रोकने की कोशिश की है और रशिया को भी रोकने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी को भी रोकने की कोशिश की और राष्ट्रपति पुतिन को भी उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की है। तो ये बहुत सारी समानताएं हैं इन दोनों देशों के बीच। ये जो दोनों देश हैं ये पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा का शिकार रहे हैं। पश्चिमी देश अक्सर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते रहे हैं। इसी प्रकार से आजकल पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं ताकि रशिया को कमजोर किया जा सके। ये दोनों ही नेता बहुत ही शक्तिशाली नेता हैं अपने अपने देश में। लगातार पुतिन जो है वो 25 साल से शासन में है और प्रधानमंत्री मोदी हमारे यहां 11 साल से लगातार एक के बाद एक 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए बहुत सारी समानताएं हैं इन दो धुरंधर नेताओं के बीच। अब आप भारत में राष्ट्रपति पुतिन का कार्यक्रम देखिए। कल यानी 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। 11:30 बजे राष्ट्रपति पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11:50 पर दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। दोपहर 1:50 पर ये दोनों नेता मीडिया से बातचीत करेंगे। दोपहर 3:40 पर बिजनेस लीडर्स के साथ
मुलाकात होगी और शाम को 7 बजे राष्ट्रपति पुतिन दोबारा राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में एक स्टेट डिनर का आयोजन कर रही हैं। और इसके बाद कल रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन भारत से रवाना हो जाएंगे। उनके साथ रशिया के रक्षा मंत्री, रशिया के वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री समेत कुल 7 बड़े मिनिस्टर्स आए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो देखिए, आप ये समझ लीजिए कि वो अपना पूरा कैबिनेट ही लेकर आ गए हैं। रक्षा मंत्री को लाए हैं, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भी राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ लाए हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उनके लिए भारत का ये जो दौरा है ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही रशिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, वहां के 2 बड़े बैंक्स के सीईओज और तेल कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी भी भारत आए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि पुतिन अपने साथ एक मिनी कैबिनेट भारत लेकर आए हैं और इतने बड़े डेलीगेशन को यहां लाने के 3 बड़े मतलब हो सकते हैं। पहला, भारत और रशिया के व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना। दूसरा, दुनिया को यह संदेश देना कि रशिया भारत का बेहद करीबी साझेदार और दोस्त है। और तीसरा, अमेरिका के प्रतिबंधों का मिलकर मुकाबला करना। अमेरिका ने रशिया पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं और भारत पर भी अमेरिका की तरफ से 50% टैरिफ लगा हुआ है। आज भारत और रशिया के बीच करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है और भारत रशिया से लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है और करीब 41,000 करोड़ रुपए का सामान रशिया को बेचता है। भारत रशिया से ज्यादातर कच्चा तेल खरीदता है और इसी वजह से भारत को व्यापार घाटा होता है। अब दोनों देश आपसी व्यापार बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं और कृषि और फार्मा जैसे सेक्टर्स में अब नए अवसर तलाशे जा रहे हैं। भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाइयों की सप्लाई करने वाला देश है। कृषि उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है और हमारा देश जेनरिक दवाओं और कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट अब रशिया को बढ़ा सकता है और रशिया भी भारत से ज्यादा सामान खरीद सकता है, क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका के प्रतिबंधों से परेशान हैं। आज रशिया के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और इन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर वहां शहीदों को एक साथ श्रद्धांजलि दी। अब आपको 5 पॉइंट्स में भारत और रशिया के संबंधों और इनके भविष्य के बारे में बताते हैं सरल भाषा में। पहला, भारत और रशिया के बीच दोस्ती इस समय अपने चरम पर है, अपने पीक पर है और विश्व के जैसे हालात 1970 में थे, लगभग वैसे ही हालात आज भी हैं। आप याद कीजिए, 1970 में जो कोल्ड वॉर चल रहा था दुनिया में, आज भी लगभग वैसे ही हालात हैं। 1970 में दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी, एक अमेरिका का खेमा और दूसरा सोवियत संघ का खेमा। और आज अमेरिका का भी वैसा ही एक खेमा है और दूसरा खेमा है रशिया और चीन का खेमा। तो लगभग स्थिति वैसी ही है। आज भी दुनिया 2 ही हिस्सों में बटी हुई है और स्थितियां वैसी ही हैं, इसलिए आज भी भारत और रशिया के संबंध उतने ही अच्छे हैं जितने 1970 में थे। दूसरा, भारत और रशिया को अब अपनी ये दोस्ती डिफेंस और हथियारों से आगे ले जानी होगी। देखिए, अभी तक अगर आप ये देखें कि भारत और रशिया के बीच सबसे जो मजबूत संबंध है, जो सबसे ज्यादा सहयोग है, वो कहां होता है? डिफेंस सेक्टर में होता है, हथियारों के मामले में होता है। हम उनसे हवाई जहाज खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि रशिया और भारत दोनों में ही एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग के लोग हैं और भारत को अब रशिया की रिटेल और कंज्यूमर मार्केट में अपनी जगह बनानी चाहिए। भारत को अब अपना ज्यादा सामान
रशिया के बाजार में जाकर बेचना चाहिए। रशिया की जो आम जनता है वहां तक भारत को अपना सामान पहुंचाना पड़ेगा। तीसरा, दोनों देशों को अब यह सोचना चाहिए कि वो तेल और रक्षा के अलावा अब एक दूसरे के बाजार में और क्या क्या सामान बेच सकते हैं। अब समय आ गया है जब सिर्फ तेल और हथियारों से काम नहीं चलेगा, और ज्यादा सामान एक दूसरे के देशों में, एक दूसरे के बाजारों में हमें लाना पड़ेगा। और शायद इसीलिए दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक, यानी अब से 5 साल बाद, अपने व्यापार को 8.25 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। चौथा, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जब भी मिलते हैं तो वो तस्वीरें पूरे दुनिया की मीडिया में हेडलाइंस बनती हैं। उन तस्वीरों की पूरी दुनिया में चर्चा होती है और लोग इन दोनों नेताओं की दोस्ती को देखकर, इन दोनों नेताओं को एक साथ देखकर तालियां बजाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि इस तरह की मीटिंग्स को सिर्फ तस्वीरों के लिए नहीं, सिर्फ एक नैरेटिव बनाने के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और सहयोग के नए क्षेत्रों को खोलने के लिए भी अब इस्तेमाल करना चाहिए। रशिया का बाजार भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर भारत रशिया के बाजार तक पहुंच पाया तो ट्रंप के 50% टैरिफ के एक बड़े नुकसान की भरपाई रशिया के बाजार से हो सकती है। और पांचवां, 1970 के दशक में भी कोल्ड वॉर की वजह से दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी और स्थितियां आज भी लगभग वैसी ही हैं। भारत और रशिया की इस पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस बार दोनों देशों के बीच 25 डील्स होने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा मिसाइल्स की हो रही है। S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए 280 मिसाइल्स खरीदी जाएंगी। भारत नई मिसाइल्स खरीद रहा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को नष्ट करने के लिए काफी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था। और दोनों देशों के बीच हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए भी बात हो सकती है, जिनकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होती है और दुश्मन के लिए ऐसी मिसाइल्स को रोकना लगभग असंभव होता है। इस समय रशिया दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है और रशिया के पास 3 अलग अलग प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। भारत और रशिया मिलकर लंबी दूरी तक हमला करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स भी अभी और बनाएंगे और अभी ये मिसाइल्स 450 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। इस मिसाइल को दोनों देशों ने मिलकर डेवलप किया है। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले एक और बड़ा समझौता हुआ है, जिसमें भारत रशिया से 10 वर्षों के लिए एक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर लेगा।